मेरा पिछला वीडियो बायो-सावर्ट के नियम को लेकर था, उसके अनुप्रयोग में बता रहा हूँ आपको। एक मैंने बता चुका, वृत्ताकार। देखो बायो-सावर्ट का नियम एक लाइन में, किसी भी पिछला वीडियो मैंने डाल रखा है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख ले और उसके बाद फिर ये वीडियो। तो बायो-सावर्ट ने बताया है किसी भी आकृति का कोई धारावाही चालक हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके एक छोटे से अल्पांश के कारण उससे आर डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट पी है, इस पे जो बी की वैल्यू है ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट होती है। और ये पिछले वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। डी बी, ठीक है, वहाँ मैंने बताया था कि एक स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल है और उसके थ्रू ये ले रखा है। वहाँ सब चीज़ मैंने थीटा वगैरह सब समझा रखा है। इसमें थीटा क्या है, डेल एल क्या है, आई क्या है, आर क्या है। अब इसका अनुप्रयोग क्या होता है, मान लीजिए इस तार के रीजन निकालना, तो एल बराबर 0 से एल बराबर एल कोई लिमिट होगी। तो नेट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नेट बी निकालना आपको इस पॉइंट पे, ये नेट नहीं है, ये सिर्फ इस अल्पांश के कारण निकला हुआ है। तो नेट बी निकालने के लिए बस 0 से एल एक लिमिट भरी है, मतलब इंटीग्रल भी थी, और इसका क्या कर दीजिए इंटीग्रल। ये एक पैटर्न है और इसी के बेस पे मैंने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पे, ओके, जिसकी रेडियस थी आर और इसमें करंट फ्लो हो रहा था आई, तो इसके केंद्र पे, केंद्र ओ पर नेट बी निकाला था म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। या जब इसमें एन फेरे थे, मैंने वो पूरा डिटेल में एक वीडियो डाल रखा, तो ये था इतना, ओके, जब इसमें एन फेरे थे। तो ये वीडियो मेरा पिछला यहाँ पे फिनिश हुआ था और मैंने एक वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला निकाला था। बायो-सावर्ट के नियम का यूज करके अब 2 डेरिवेशन हमें और करने हैं, जो इसके मुकाबले, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, साथ में नत्थी होता है। लेकिन जो 2 डेरिवेशन मैं आज कराने जा रहा हूँ, इसी लूप या कुंडली को मान लो, केंद्र से ऐसे एक्स अक्ष की दूरी पे कोई पॉइंट है, उस पर एक चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन और एक परिमित लंबाई के एक धारावाही रज्जुरेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले वाला डेरिवेशन देखो आप, और देखो बायो-सावर्ट के नियम से कितना आसान है। तो ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट समझो आप, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली धारावाही, वृत्ताकार धारावाही कुंडली जिसमें धारा वैरी हो, करंट वैरी हो, की अक्ष पर, ज्यामितीय अक्ष है इसकी, बताऊंगा कैसे बनेगी। ज्यामितीय अक्ष पर किसी बिंदु पर, इसकी ज्यामितीय अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इम्पोर्टेंट व्यंजक है और कुछ भी नहीं है इसमें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, क्या मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है, तो इम्पोर्टेंट व्यंजक है। सिंपल है बिल्कुल। देखो करना क्या है, एक कुंडली लो आप, लूप वाई जेड तल में। इसका तल क्या रखना है आपको, ऐसे कुछ थोड़ा सा वाई जेड, और ये एक्स अक्ष तब दिखाई देगी। आप यहाँ तक लाओ लाइन को और फिर इसके केंद्र से ऐसे स्टार्ट कर दो, तो ये आपको दिखाई देगी एक्स अक्ष, ठीक है, ये इसकी ज्यामितीय अक्ष होगी। तो हमारा जो लूप है या कुंडली इसको हम बोल रहे हैं, वो वाई जेड तल में है, और फिर इसकी जो ज्यामितीय अक्ष होगी वो वास्तव में क्या होगी, एक्स अक्ष। और उस पे कोई पॉइंट है पी, जहाँ पे हमें नेट बी निकालना है, नेट बी, ओके। तो इस पर नेट बी निकालना, ये धारावाही चालक है ए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल है। तो कैसे करूँगा मैं, फिर वही बायो-सावर्ट के नियम से हम पूरे के पूरे धारा लूप के कारण एकदम तुरंत नेट बी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट के कारण बी निकालने का फार्मूला ईजाद किया है। तो मैं वही करूँगा, इस पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस को, परिधि को छोटी छोटी सी दूरियों में मैं अपनी तरफ से ऐसे डिवाइड कर रहा, इस तरह से छोटी छोटी सी दूरियां बना ली, सब डेल्टा एल ये, और मैं किसी एक डेल्टा एल के एवज में किसी डेल्टा एल के कारण क्या निकाल लूँगा, इस पे डेल्टा बी की वैल्यू निकाल लूँगा। और देखो बहुत आसान हो जाएगा, मैं किसी भी एक डेल्टा एल के रीजन में यहाँ डेल्टा बी निकाल लूँगा और उसका फिर क्या कर लूँगा, इंटीग्रल
एक लिमिट लेकर, जो भी लिमिट होगी वो देखते हैं। मान लो इसकी त्रिज्या ए है और ये डिस्टेंस यहाँ से बुक में भी एक्स दे रखी, तो मैं भी एक्स ही लेता हूँ। ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है। अब चित्र कंप्लीट होने वाला है देखो। तो मैंने क्या काम किया इसके लिए, क्योंकि मेरा तो वही प्रोसीजर है, तो मैंने यहाँ पे एक सूक्ष्म इसका लेंथ ले ली यहाँ पे डी एल। चाहे इसे मैंने मान ली ए बी, एक लेंथ है डी एल, ए बी इज इक्वल टू डी एल या डी एल या डेल्टा एल, कुछ भी आप मान लो। तो ये जो ऊपर ले रखी मैंने बिल्कुल ये वाली लेंथ, इसके कारण जब यहाँ देखता हूँ तो मुझे एक डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितना मान लीजिए आर, ठीक है, बाद में वैल्यू निकाल लूँगा मैं इसकी। तो ए बी, अब मैं डेल एल के कारण जब देखता हूँ पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो वो मैं निकाल सकता हूँ चुंबकीय क्षेत्र। वो मैंने मान लिया डी बी, मेरे पास बायो-सावर्ट का नियम है तो इसके नियम से मैंने निकालना शुरू किया डी एल साइन। अभी देखता हूँ एंगल क्या है अपॉन आर स्क्वायर, साइन को मैंने छोड़ दिया अभी ऐसे ही। तो देखो किसी भी वर्त, ये इस तरह से एक वर्त है और अगर आप यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो ये एंगल आपको क्या मिलेगा हमेशा, वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये एंगल कितना बना हुआ है, ठीक एग्जैक्ट 90 डिग्री। ये आप समझ गए होगे, मैंने बताया था, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये निकल कर आ गया मेरा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अभी मैं देखता हूँ ये है किधर। तो एक रूल है आपके पास होगा, ये करंट की डायरेक्शन, ये उंगलियां फिंगर किधर कर दीजिए, उस पॉइंट की तरफ जिधर बी निकालना है। तो जब मैं अपनी ऐसे लाता हूँ, देखो आएगी डायरेक्शन, ऐसे आएगी डायरेक्शन और ये इस तरह से, तो मेरा जो बी है डेल्टा बी, ये डी बी, ये इस तरह से आता है। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा आर पे, ये ऐसे, ठीक है। चलो जी, थोड़ी सी ज्यामिति लगानी, कुछ नहीं। अगर ये अल्फ़ा है तो देखो ये अल्फ़ा होगा, वाई एक्स जो इसकी एंगल होगी क्या होगी, अल्फ़ा। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, ये मेरा आ गया डी बी, ओके। जब मैं डी बी को देखता हूँ तो मैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करूँ, तो मैंने इसने दो घटकों में वियोजित कर लिया। एक घटक तो मेरा ये आ गया लंब डालते ही, ठीक है। ये है जी मेरा कौन सा घटक, डी बी, ये कोस थीटा वाला घटक बन गया मेरा इधर। मैं दूसरे कलर की पेंसिल यूज करता हूँ, ओके, तो आपको ये पता चल जाएगा फिर। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ डालते ही एक एलिमेंट तो यहाँ बनता है मेरा, वो है डी बी साइन एल्फ़ा, और एक एलिमेंट ये बनता है मेरा जो रेड कलर की पेंसिल से दिखा रहा हूँ मैं, ये है मेरा डी बी कोस एल्फ़ा। सब जानते हैं वेक्टर का वियोजन। तो मेरे पास फिलहाल ये ख़त्म, ये रह गए दो, डी बी कोस एल्फ़ा और डी बी साइन एल्फ़ा। चलो मैं एक छोटा सा डेल्टा एल यहाँ लेता हूँ, ए डैश बी डैश, उसके कारण निकालता हूँ। तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू डेल्टा एल या डी एल के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र, और उसे मान लिया मैंने डी बी डैश। फिर मैंने अपना बायो-सावर्ट लूप लगाया, तो ये आ गया मेरे पास 4 पाई आई डी एल साइन 90, बिल्कुल पहले की तरह ही, और अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इस डिस्टेंस को भी क्या है, ये भी मेरी क्या है डिस्टेंस आर, ओके, ये हो गया। अच्छा, तो ये 91, तो ये भी वैल्यू मेरी सेम आ गई, 4 पाई आई डी एल और अपॉन आर स्क्वायर। तो डी बी डैश और डी डैश ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है, डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश। अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखता हूँ तो आप देखो इसकी डायरेक्शन जो है वो इसकी डायरेक्शन आएगी इस तरह से, इस पर 90 डिग्री, तो ये ऐसा आएगा, ओके। अब जब मैं इसे दो कंपोनेंट में विभाजित करता हूँ इस वाले को, तो मेरे जो कंपोनेंट हैं एक तो ये आएगा और एक आ गया ये एंगल बना एल्फ़ा, तो ये तो आ गया मेरा डी बी डैश कोस एल्फ़ा, और ये इसके ऊपर यह है बिल्कुल सेम इसी उसमें, तो इसे इधर लिख देता हूँ मैं, ये हो गया डी बी डैश साइन एल्फ़ा, ठीक है जी। तो ये मेरे चित्र बन गए। अब मैं देखो मैंने इसके भी दो बना लिए, डी बी कोस एल्फ़ा, डी बी साइन एल्फ़ा नीचे लिखा हुआ, और ये जो मेरा वेक्टर था इसके भी मैंने दो बना लिए, डी बी साइन एल्फ़ा और डी बी कोस एल्फ़ा, सॉरी। तो मेरा क्या होता है जब मैं यहाँ पे देखता हूँ इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, यानी डी बी कोस एल्फ़ा और डी डैश बी कोस एल्फ़ा क्योंकि इक्वल है, तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस पे ऐसा ही होगा पूरे पे, कि ये जो
डी बी कोस अल्फ़ा वाले जो घटक होंगे इस तरह से बनकाओगे पूरे 360 डिग्री के इस तरह से, तो वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये जो टोटल डी बी साइन अल्फ़ा होंगे टोटल जितने भी होंगे वो क्या होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे बिल्कुल इसके अनुदिश। ठीक है, तो मैं उसी को लेकर चल रहा, और ये थ्योरी में बन जाएगा हमारी कि डी बी और डी बी डैश को जैसे ही हम दो घटकों में वियोजित करते हैं तो डी बी कोस अल्फ़ा और डी बी डैश कोस अल्फ़ा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। पूरी परिधि के लिए ऐसा ही रहेगा। और नेट जो बी आ गया हमारा, थोड़ा चित्र तो नहीं मिटा रहा मैं अभी, लेकिन ये चीज़ देखो अभी, तो मेरा जो नेट बी बना पॉइंट पी पे, पॉइंट यानी कि बिंदु पी पर जो नेट चुंबकीय क्षेत्र बनकर मेरा आ रहा है इस टाइम, तो देखो मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि टोटल बी एक लिमिट लेते हैं, लिमिट अभी बता रहा हूँ क्या है, लेकिन फिलहाल मेरा ये हो गया डी बी साइन अल्फ़ा। तो यानी जितने भी डी बी साइन अल्फ़ा है सबका क्या कर दूँ मैं, इंटीग्रेट, पूरी परिधि के कारण है तो 0 से, और ये क्या आ गया 2 पाई आर, ये लीजिए। ठीक है सर, ये हो गया आपका डेरिवेशन। 0 से 2 पाई आर लिमिट ली, और ये डी बी साइन अल्फ़ा, जितने भी टोटल डी बी साइन अल्फ़ा थे सब क्या हो गए इस इंटीग्रल से सारे ऐड हो गए, कहाँ तक के, पूरी परिधि के। ठीक है, अब जैसे ये हुआ तो देखो थोड़ा चित्र में मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रहा, तो साइन अल्फ़ा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब ए, ठीक है जी, और ये हो गया कर्ण आर। तो आर की वैल्यू इस चित्र में मेरे ख्याल से पाइथागोरस प्रमेय लगा कर देखो तो आपको ये मिलेगी √a² प्लस x² रख लेंगे, चलो बाद में रख लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई a/r, ये रखा हुआ है यहाँ से मैं। तो मेरा डी बी बन गया 0 से 2 पाई आर, और वैल्यू पुट कर रहा हूँ, थोड़ा ये मिटा दिया मैंने, तो डी बी की वैल्यू पुट की मैंने, डी बी की वैल्यू क्या थी मेरी, ये रही, तो μ0/4 पाई I/r², ओके, और डी एल, और ये आई मेरी वैल्यू a/r, तो a/r। तो कुछ चीज़ है जो कॉमन आ गई बाहर, कॉमन क्या मतलब, इंटीग्रल से बाहर r की पावर 3 और इंटू ए, और इंटीग्रल रह गया मेरा 0 से 2 पाई आर लिमिट के साथ किसका, dl का। हो सकता है नीचे मेरे इसमें ना आवे तो मैं थोड़ा सा इसको करना पड़ रहा, ये मिटा रहा मैं। ठीक है सर, तो देखो ये आ गया मेरा, कितना आ गया टोटल बी, तो टोटल बी मेरा आ गया है लिमिट 0 से μ0/4 पाई IA/r की पावर 3, और ये था 0 से 2 पाई आर, और ये है मेरा dl, और dl सब बता दोगे, अब तो बायोलॉजी के स्टूडेंट भी इस चीज़ को बता सकते हैं। यस, इंटीग्रल बहुत आसान वाला इंटीग्रल इसमें चलता है। तो देखो इसका हो गया l, और लिमिट ऐसे लिखी जाती है 0 से 2 पाई आर। अब मैं क्या करूँगा, एक बार अपर लिमिट और माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो μ0/4 पाई IA/r की पावर 3 और 2 पाई आर और माइनस 0, तो ये बन गया मेरे पास μ0/4 पाई IA/r की पावर 3 इंटू 2 पाई आर क्या ए है, सॉरी हम त्रिज्या जो है उसकी वो ए है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, कोई बात नहीं, आप कर लियो, रेडियस था उसका ए, तो ये सब 2 पाई आर के बजाय 2 पाई ए। कुछ बुक में किस तरह से है, कुछ बुक में किस तरह से है, कोई बात नहीं, अभी दिमाग में आ गई बात, तो 2 पाई ए आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपका डेरिवेशन आ गया, देखो 2 पाई से 2 बार ये कट गया, तो μ0 IA² की पावर 3, तो r की वैल्यू मैं देख रहा, देखो r की वैल्यू थी a² प्लस x² की पावर 1/2, ये r की वैल्यू जैसे यहाँ रखोगे तो 2, और आपका a² प्लस x² की पावर 3/2, तो ये आ गया आपका टोटल b। ओके, यदि n फेरे हों तो फिर वो n गुना हो जाता है, यदि इस लूप में इस तरह से ये n फेरे होते हैं इस तरह से, तो n फेरे होंगे, अगर यदि लूप में n फेरे हों, यदि लूप में n फेरे हों तार के, तो b n गुना हो जाता है, तो फिर यहाँ n एक μ0 NIA² a² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, पेज के नियम से इसकी दिशा ज्ञात की जाती है, वही क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, पिछले उसमें बता भी चुका हूँ मैं। वृत्ताकार लूप के लिए पेज का ही नियम चलता है,
कि आपकी जो धारा की दिशा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो यानी पेंच चढ़ेगा या पेंच उतरेगा, वो मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। तो एक वीडियो तो ये है, सॉरी एक डेरिवेशन तो ये हुआ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बहुत। जो दूसरा डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ मैं वो इससे भी बेहतर, परिमित लंबाई के तार के कारण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो भी देखो आप 2 मिनट में। तो फिर बायो सावर्ट और बायो सावर्ट के रूल पे जो एप्लीकेशंस दिख रही है इसमें, वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप ये समझ लो। परिमित लंबाई से मतलब ऐसी लंबाई होती है जिसके बारे में हमें सूचना हो, पता हो कि वह इतनी लंबाई है। तो परिमित लंबाई के रजुरेखीय एक स्पेशल बात यह है कि ये बिल्कुल सीधा धारावाही चालक है, यानी कि तार। तो धारावाही एक भी चीज़ छोड़ नहीं सकते भैया आप, चालक के कारण, इसके कारण देखो कैसे चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, कैसे उसकी दिशा निर्धारित करते हैं, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सिंपल है बिल्कुल, मेरा तो वही है, एक अल्पांश से बायो सावर्ट का नियम लगाता हूँ मैं और डी बी निकाल देता हूँ, और फिर कुछ इंटीग्रल में क्या करता हूँ, लिमिट, ठीक है, अप्लाई करता हूँ। और ये लीजिए, मान लीजिए एक रजुरेखीय धारावाही चालक तार है और उसकी लंबाई का हमें पता है, परिमित लंबाई है, कुछ भी हो एल वगैरह, लेकिन हमें मान लीजिए इससे बिल्कुल ऐसे लंबवत ए डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है पी, और यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, थोड़ा सा और दूर कर लूँ, तो यहाँ पे हमें निकालना है नेट चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो सावर्ट का नियम तो एकदम से इजाज़त नहीं देता कि पूरे तार के कारण मैं क्या निकाल लूँ, नेट चुंबकीय क्षेत्र। तो वो नेट चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इस तार पे एक छोटा सा अवयव एलिमेंट मान लिया और ये लिख दिया मैंने ई एफ। ओके, ये मैंने लिख दिया ई एफ, और इसकी लंबाई मान लीजिए ये है डी एल। तो इसके कारण निकाल दूंगा पी बिंदु पे, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। उसके बाद तो मुझे एक लिमिट लेके वो भी देखूंगा मैं क्या है लिमिट भी अभी, और फिर क्या कर देना है, बस डी बी अल्पांश के कारण निकाल लो, ये निशान लगाओ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे भरी जाएंगे वो बता रहा अभी। और उसके बाद बस ये करना है, इसे निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए ये इतना छोटा है डी एल कि यहाँ से भी और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस आ रही है। बस ये आपको बड़ा इसलिए दिखा रखा कि कुछ चीज़ें समझानी है, नहीं तो एक पॉइंट एक बिंदु के समान होता है डेल्टा एल, ऐसे बिंदु। तो इस बिंदु से डिस्टेंस आर, इस बिंदु से भी डिस्टेंस भी आर, तो ये डिस्टेंस भी आप ये समझिए कितनी है, ये भी आ रही है। तो इतनी कम डिस्टेंस है ये डी एल कि दोनों की दोनों क्या बनी हुई है, आर ही बनी हुई है। अब इससे आगे क्या करेंगे हम, अब देखो जिसे किस तरह से करना है डेरिवेशन को। तो मैं जब यहाँ निकालता हूँ, अच्छा मैं फिर मुझे एंगल चाहिए एक, तो मैंने यहाँ लंब डाल दिया, ये कोण है मान लीजिए थीटा। तो मेरे पास अब सारी चीज़ है, आर भी है, थीटा भी है, आई भी है। तो मैं इस बिंदु पे इस डेल्टा एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकता हूँ। सिंपल है मेरे लिए, अभी बाद की चीज़ बाद में देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास निकल रहा ई एफ इज इक्वल टू डी एल, इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डी बी, और बायो सावर्ट का रूल मैंने अप्लाई किया। तो म्यू 0.4 पाई, आई की जगह आई, क्योंकि कितना करंट है आई, लंबाई कितनी है डी एल साइन थीटा, और अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल गया जी मेरा। ओके, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे तो इसकी टर्म्स में लाना, एक ही टर्म्स में। तो कुछ मैंने अपनी ज्यामिति लगानी यहाँ से, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि आर का ए के साथ किस तरह से रिलेशन है, संबंध है, सब निकाल लूँगा। तो उसके लिए मुझे कुछ थोड़ी सी ज्यामिति और थोड़ी सी त्रिकोणमिति जो है, ऐसे त्रिकोणमिति बोलते हैं, वो यूज करनी। तो ये देखो थोड़ी देर के लिए मैंने इस कोण को मान लिया डी फाई और इस कोण को मान लिया फाई। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का है, बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको थोड़ा सा रट ले, लेकिन रटने वाली बात नहीं है, अभी थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। ये क्यों मानने गए हैं, क्या हुआ है, देखो यही होती है ज्योमेट्री। थोड़ी देर के लिए अगर मैं देखता हूँ, देखिए डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा, तो यहाँ पर देखो आप एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है मुझे ई एफ जी। तो इसमें अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा ई जी और कर्ण हो जाएगा डी एल। थोड़ी देर के लिए देखो ज्यामिति लगानी पड़ती है, कारण बता दूंगा क्यों हुआ, क्योंकि किसी तरह भी इनका संबंध कहाँ से निकालना, मुझे ए में निकालना है, और बस उसी के लिए मैंने सब कुछ किया है। तो ये हो गया मेरे पास त्रिभुज ई एफ जी में। जैसे ही मैंने लगाया साइन थीटा का फार्मूला, तो लंब बटे कर्ण, लंब तो इसके लिए हो गया ई जी,
और इसके लिए कर्ण हो गया डीएल। तो डीएल साइन थीटा का मान निकालना था, वो तो कम से कम आया मेरा। डीएल साइन थीटा तो मेरा क्या बन गया, ई जी। चलो ये तो हुआ, डीएल साइन थीटा ई जी के इक्वल आ गया। अब जैसे मैं इस ट्राइंगल में एक ई पी जी साइन थीटा का सूत्र लगाता हूँ तो देखो एकदम सब चीज़ें कितनी क्लियर हो जाती है। मैंने बस संबंध आने वाला, तो मैंने एक ट्राइंगल लिया यहाँ पे और वो है ई पी और ये जी। तो ई पी जी में जैसे ही मैंने सूत्र लगाया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो सिंपल हो गया सब। चाप है डी फाइव और सॉरी कोण है डी फाइव, त्रिज्या चाप है ई जी और त्रिज्या है आर। तो ये आ गया जी। तो ई जी की वैल्यू क्या आगे निकल के यहाँ से, ई जी बराबर आ गया आर डी फाइव। तो ये चीज़ जो है देखो, ये भी ई जी है और ये भी ई जी है, तो मैं दोनों को इक्वल दिखा सकता हूँ। तो जब दोनों को मैंने इक्वल दिखाई तो मुझे मिला कि डी एल साइन थीटा बराबर आर डी फाइव। तो ये वैल्यू जब मुझे मिल गई तो ये वैल्यू मैं पुट कर रहा अब इस वाले समीकरण में। सब कुछ आसान हो गया, अब तो बस 2 कदम। तो डी वी क्या आ गया मेरा निकल के, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई। देखो अब डी एल साइन थीटा की जगह मैं रखूँगा आर डी फाइव, तो ये रखा वरना आर डी फाइव और नीचे है आर स्क्वायर, तो एक आर फिनिश। तो ये मेरी वैल्यू रहेगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी फाइव और अपॉन आर। बस एक स्टेप और उठाना, ये मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ क्योंकि हो चुका इसका काम। देखो इस ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल ये लो आप ओ पी ई, त्रिभुज ओ पी ई में बस ये करना था। क्यों करना देख लो, क्योंकि आर में और ए में एक रिलेशन है। अगर मैं कोस थीटा लूँ तो आधार बटे कर्ण, तो मैंने इसमें कोस फाइव ले लिया। तो कोस फाइव बराबर मेरा बना आधार यानी कि ए और कर्ण की वैल्यू आर। सीधी सी बात है, तो आर की जगह मैं ए अपॉन कोस फाइव लिख सकता हूँ। तो उस वाले फार्मूले में मैं यही करूँगा जी। देखो तो मेरा डी बी निकल कर आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर की जगह मैंने रखा ए और अपॉन कोस फाइव। कोस फाइव चला गया ऊपर और इंटू डी फाइव। देखो जी बस ये आने वाला, ये समझो। तो ये इस अल्पांश के कारण है, सिर्फ इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पे ये चुंबकीय क्षेत्र है। टोटल के कारण देखना है मुझे। तो टोटल के कारण देखो क्या है, यहाँ तक ये तार था। अगर मान लीजिए ये इसका ऊपरी सिरा यहाँ से ये कोण अंतरित कर रहा है 5 1, ये मैंने ऐसे करके दिखा दिया, ये कोण कितना है 5 1। और ये वाला जो है मान लीजिए ये कर रहा है मान लीजिए 5 2। तो ये समझो -5 2 से और 5 1 मेरी लिमिट होगी। -5 2 से और 5 1 के बीच में इस टोटल तार कवर हो गया। देखो ये कोण 5 2 और ऊपर क्या है 5 1। नीचे को निगेटिव लेकर चलते हैं तो निगेटिव -5 2 का रखा मैंने, और ऊपर की चीज़ क्या होती है पॉजिटिव, इसी वजह से बस। लेकिन -5 2 से और 5 1 देखो पूरा का पूरा तार क्या हो जाता है हमारा, कवर हो जाता है। ये है इंटीग्रल। तो इसमें वैल्यू पुट करनी मुझे, और ये बन गया बस। तो उसमें वैल्यू पुट करता हूँ, ये लो जी। तो P पर नेट B, तो ये बन गया मेरा इंटीग्रल -5 2 से 5 1 लिमिट, और ये वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई और वही आई अपॉन ए और इंटू कोस फाइव और डेल फाइव। मैं इधर ही ले लेता हूँ अब इस चीज़ को, क्योंकि उधर पता नहीं। टोटल बी इज इक्वल टू, देखो आपको पता होगा म्यू अपॉन 4 पाई और आई अपॉन ए, ये तो ये बचे। ओके, और मेरा इंटीग्रल में रह गया -5 2 से 5 1 और ये रह गया कोस फाइव डी फाइव। मैथमेटिक्स के बालक तो सब जानते हैं देखो इस चीज़ को कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ अब आगे। आई अपॉन ए लिमिट है मेरी -5 2 से 5 1, ऐसे ही दिखा दें तो देखो कोस फाइव का जो इंटीग्रल होता है वो होता है साइन फाइव। ठीक है, और फिर इंटीग्रल ये लिमिट कैसे भरी जाती है, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो ये भी पता है। एक बार अपर लिमिट यानी 5 की जगह 5 1 माइनस लेके फिर साइन लोअर लिमिट यानी कि -5 2, और आपको पता साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी प्लस में। तो ये नेक्स्ट इसका आ गया आपका निकल के म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और इस ब्रैकेट में साइन 5 1 और नफ़ी नफ़ी जमा साइन 5 2। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया एक परिमित लंबाई के सीधे रजुरेखे धारावाही चालक के कारण जो लंबवत दूरी ए पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, उसका ये फार्मूला है। ठीक है जी,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सोचो इसकी लंबाई मैं थोड़ी सी अगर ऐसे बढ़ा दूँ, देखिए ऐसे लंबाई बढ़ा दी तो मेरे ख्याल से फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू देखो ये बढ़ गई, फाई 1 ये हो गया और फाई 2 ये हो गया। ध्यान दो जरा, ठीक है। अगर मैं इसे अनंत लंबाई का कर दूं, इस तार को कितना कर दूं मैं अनंत लंबाई का, तो ये फाई 1 और फाई 2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है 90 डिग्री हो जा, ये भी 90 डिग्री हो जा और ये भी 90 डिग्री हो जा। तो अनंत लंबाई के तार के लिए फिर इसी डेरिवेशन में क्या करते हैं हम, अगर मान लो परिमित लंबाई के बजाय कोई आपसे यहाँ पूछे कि ये क्या है, अनंत लंबाई का तार है जी हमारे पास, तो अनंत लंबाई के रजुरेखीय, समझ रहे हैं आप, धारावाही रजुरेखीय, यही वो वाले भैया, इसके कारण जो बी होता है तो उसमें क्या करते हैं फाई 1 और फाई 2 दोनों की वैल्यू 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 पुट कर देते हैं। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 बताई गई है मैथमेटिक्स वालों को, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई अपॉन ए। ये हो गया बी का डेरिवेशन उस कंडीशन में जब इसकी लंबाई क्या है इन्फिनिटिव अनंत। तो अनंत लंबाई के तार के लिए, परिमित लंबाई के तार के लिए दो, और इनके लिए नियम वही है आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम। अगर मान लीजिए आपको क्या निकालना है डायरेक्शन किसकी, बी की, तो वो नियम है कि अंगूठा आई की दिशा में कीजिए, अपनी समांतर उंगलियां जो सारी की सारी समांतर उंगलियां हैं, पता होगा इस नियम का, वो उस बिंदु की तरफ को कीजिए जिस बिंदु पर बी निकालना है। तो हथेली की ये वाली पोजीशन जिस पर रेखाएं खिंची हुई है, जिससे हम धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा रिप्रेजेंट कर देती है इस तरह से। यानी यहाँ फिलहाल अगर हम देखें तो अगर पॉइंट इधर है और ये नीचे से ऊपर की तरफ बह रही तो ये पोजीशन हो जाएगी ये, यानी बोले इस बोर्ड में को अंदर की तरफ को, ठीक है। एक बायो-सावर्ट का नियम और उस पर मेरे ये 3 बस इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए आप, बोर्ड के लिए तीनों के तीनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन निश्चित आता है, और प्लस नेक्स्ट एम्पियर का नियम और फिर एम्पियर के नियम पर उसके अनुप्रयोग, सोलोनाइट, टॉरॉयड वगैरह। ऋषिपाल सिंह सिवाच,